इस मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अदिति, सबसे पहले उस फाउंडेशन की बात करते हैं जहां सिली मिस्टेक्स होती हैं, यानी यूनिट्स की भाषा। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, ये रोटेटिंग गियर्स का एक विजुअल है। ये गियर्स एक मशीन की तरह किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में बदल रहे हैं। अदिति, तुम्हें यहाँ कुछ और दिख रहा है? हाँ सर, मुझे दिख रहा है यहाँ राइट साइड में एक बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें क्लियर लिखा है कि ट्रेन की लेंथ हमेशा मीटर्स में होती है, तो स्पीड को एमएस में बदलना कभी नहीं भूलना चाहिए। सही पकड़ा। ये वो पहला कदम है जहां लगभग 30% बच्चे शुरुआत में ही आंसर गलत कर बैठते हैं। अगर लेंथ मीटर्स में है तो स्पीड एमएस में होनी ही चाहिए। राइट। और इसके लिए मैथ्स में रूल सिखाया जाता है ना सर, कि किलोमीटर पर आवर को एमएस में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल आदिति। और अगर इसका ठीक उल्टा करना हो, यानी एमएस से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर सर, एक लॉजिकल सवाल मेरे दिमाग में आता है, मतलब ये 5 और 18 के नंबर्स कहाँ से आए? आसमान से तो नहीं टपके होंगे, इनका कोई एग्जैक्ट कनेक्शन होना चाहिए ना? एकदम तरकीब सवाल है आदिति। देखो, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। 1 किलोमीटर में एग्जैक्ट 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, है ना? हाँ, 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल 3600। राइट। जब हम स्पीड को कन्वर्ट करते हैं तो दरअसल हम उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जब न्यूमरेटर के 1000 और डिनोमिनेटर के 3600 को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचता है? आखिरी के जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 10/36, और इसको 2 से डिवाइड किया तो वेट, एग्जैक्ट 5/18 बचेगा। हाँ, मिल गया ना लॉजिक। ये फ्रैक्शन बस कैलकुलेशंस को फास्ट करने का एक जरिया है। इस लॉजिक को याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि 5/18 कब लगाना है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है सर। इस 5/18 के पीछे एक पूरा घंटा और किलोमीटर छुपा है। अगर ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौके 72 होता है, तो 4 और 5 मल्टीप्लाई करके सीधा 20 ms आ जाएगा। परफेक्ट कैलकुलेशन अदिति। एक बार यूनिट्स की भाषा समझ आ गई तो अगला सवाल ये उठता है कि ट्रेन आखिर क्रॉस किसे कर रही है। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, वहां 2 अलग सिनेरियोज हैं। पहले विजुअल में ट्रेन एक पतले से इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है और दूसरे विजुअल में वो एक लंबे प्लेटफॉर्म से गुजर रही है। हाँ सर, और यहाँ ठीक बीच में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स चमक रहा है। इस अलर्ट में लिखा है कि पोल वाले केस में डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, पर प्लेटफॉर्म वाले केस में डिस्टेंस होगी L1 + L2, यानी दोनों की लेंथ जुड़ेगी। बिल्कुल ठीक पड़ा। खंबे या इंसान की मोटाई ट्रेन की लेंथ के आगे ना के बराबर होती है, तो मैथमेटिकली उनका कोई असर नहीं होता। डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ रह जाती है। राइट, जैसे अगर 240 मीटर लंबी ट्रेन 10 ms की रफ्तार से चल रही है, तो पोल को क्रॉस करने में उसे सिर्फ 240 मीटर चलना है। टाइम निकालने के लिए 240 को 10 से डिवाइड किया तो सीधा 24 सेकंड्स आ जाएगा। सही जवाब। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब टारगेट ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म या ब्रिज हो। उस केस में ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जुड़ जाती है। यहाँ ना सिर्फ एक पुशबैक है, जो अक्सर हम स्टूडेंट सोचते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह एकदम स्थिर है, वो मूव तो नहीं कर रहा, फिर उसकी लेंथ उस दूरी में क्यों जुड़ रही है जो ट्रेन खुद तय कर रही है। ये कंफ्यूजन बहुत आम है अदिति। इसे फिजिकली विजुअलाइज करो। क्रॉसिंग शुरू कब होती है? जब इंजन प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंटर करता है, पर खत्म कहाँ होती है? जब इंजन दूसरे छोर पर पहुंचता है। वेट, नहीं, अगर वहां गाड़ी रुक गई तो बाकी डब्बे तो प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएंगे ना। एग्जैक्टली। क्रॉसिंग तब पूरी मानी जाती है जब ट्रेन का आखिरी डब्बा प्लेटफॉर्म को पूरी तरह छोड़ देता है। इंजन को सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ ही तय नहीं करनी है। ओ समझी। इंजन को प्लेटफॉर्म के एंड तक पहुंचना है और फिर अपने पीछे चल रहे डब्बों को बाहर निकालने के लिए उतना और आगे जाना पड़ेगा जितनी उसकी खुद की लेंथ है। पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तुमने। इसलिए L1 और L2 ऐड होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ओके सर, इसे मैं ट्राई करती हूँ। हमने पहले ही निकाल लिया था कि 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर होता है। टोटल डिस्टेंस में ट्रेन की 200 और प्लेटफॉर्म की 100 ऐड हो जाएगी, यानी 300 मीटर।
300 को 20 से डिवाइड किया तो सीधा 15 सेकंड्स आएगा। शाबाश अदिति। लेकिन एग्जाम्स में जहां सेकंड्स में खेल होता है, वहां स्पीड को कन्वर्ट करना और फिर डिवाइड करना थोड़ा लंबा हो जाता है। इसको बाईपास करने का एक लॉजिक है। चलो अब अगले स्लाइड पर मूव करते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक बैलेंस स्केल जैसा मेटाफर है। एक तरफ डिस्टेंस लिखा है और दूसरी तरफ टाइम, और बीच में रेशियो का सिंबल है। वाओ, ये मस्त विजुअल है। और सर यहाँ नीचे एक बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें पॉइंट लिखा है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यही वो 10 सेकेंड वाला रेशियो है क्या देते? अगर ट्रेन वही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हमें एग्जैक्ट स्पीड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा डिस्टेंस का रेशियो निकालो और वही टाइम का रेशियो बन जाएगा। वेट सर, मतलब स्पीड निकालने का स्टेप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल। चलो उस 240 मीटर वाली ट्रेन का एग्जाम्पल वापस लेते हैं। वो पोल को 24 सेकंड्स में क्रॉस करती थी। अब सवाल है कि वही ट्रेन 307 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? ओके, तो इसको बिना स्पीड निकाले करना है ना। पहले केस में पोल की दूरी सिर्फ ट्रेन की लेंथ है, यानी 240। दूसरे केस में प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों ऐड होंगे, मतलब 240 प्लस 307, ये हो गया 600। राइट। तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ गए, 240 और 600। इनका रेशियो निकालो। जीरोस कैंसिल हो गए तो 24 और 7 बचा। 12 के टेबल से डिवाइड किया तो 2:5, यानी 2:5 का रेशियो आया। और रेड अलर्ट बॉक्स ने क्या बताया था? अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:5 है तो लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम, 2:5। तो पोल क्रॉस करने का टाइम 2 यूनिट है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 24 सेकंड्स दी है। अगर 2 यूनिट 24 है तो 1 यूनिट 12 सेकंड हुई। तो प्लेटफॉर्म वाला टाइम 5 यूनिट है, उसका क्या आएगा? 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा 60 सेकंड्स। सर ये तो मैजिक है, बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के आंसर आ गया। इस टेक्निक से तो एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। यही तो असली मैथमेटिक्स से आती थी, स्मार्टनेस और लॉजिक। खैर, अब तक हम स्थिर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, पर असली कंफ्यूजन तब होता है जब दोनों चीजें मूव कर रही हों। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है, वहां दो ट्रेन्स दिखाई गई हैं। एक पार्ट में वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे पार्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। जी सर, और यहाँ स्क्रीन के टॉप पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश हो रहा है। इसमें वार्निंग दी गई है कि डायरेक्शन चाहे सेम हो या ऑपोजिट, दोनों ट्रेन्स की लेंथ हमेशा ऐड होगी, यानी L1 प्लस L2 हमेशा हमेशा जुड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला रूल है। लोग सोचते हैं स्पीड माइनस हो रही है तो लेंथ भी माइनस कर दो, पर फिजिकली सोचो, जब दो ट्रेन्स क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे की पूरी लेंथ को पार करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, उनकी बॉडीज थोड़ी ना गायब हो जाएंगी, टोटल डिस्टेंस तो मेजर होगा ही। एग्जैक्टली। अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रूल सिंपल है। सेम डायरेक्शन में तेज रफ्तार में से धीमी रफ्तार घटेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड्स आपस में जुड़ जाएंगी। तो वो धीमा लगता है, वहां स्पीड S1 माइनस S2 होती है। पर जब ऑपोजिट लेन से कोई आता है तो एकदम जूम करके निकल जाता है, क्योंकि वहां दोनों स्पीड्स जुड़ जाती हैं, S1 प्लस S2। परफेक्ट एनालॉजी। अब इस पर एक कंपाउंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 45 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे को एग्जैक्ट 20 सेकंड में क्रॉस करती हैं। एक ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है तो दूसरी की लेंथ क्या होगी? चलिए सर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है तो दोनों स्पीड्स ऐड होंगी। 36 और 45 को जोड़ा तो 81 किलोमीटर पर आवर बन गया। पर सर यहाँ यूनिट्स का वही पुराना ट्रैप है, लंबाई मीटर्स में और टाइम सेकंड्स में है। तो इसका क्या सोल्यूशन है अदिति? 45/2 मीटर पर सेकंड, ये हमारी रिलेटिव स्पीड आई। सही जा रहे हो। अब बेसिक फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड है 45/2 और टाइम दिया है 20 सेकंड, तो 45/2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 20 कटा तो 10 बचा, 45 गुणा 10 यानी 450 मीटर्स। ये टोटल क्रॉसिंग डिस्टेंस आ गया। और हमारा रेड अलर्ट बॉक्स क्या कहता है? ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? ये L1 प्लस L2 है सर। पहली ट्रेन की लेंथ 200 पहले से दी है, तो 200 में क्या जोड़ें कि 450 बन जाए। दूसरी ट्रेन 250 मीटर्स लंबी होगी। सर ये पूरा लॉजिक चेन बन गया मेरे दिमाग में। शाबाश। बस
स्टेप्स का सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। लेकिन अदिति, अब आते हैं पेपर सेटर्स के सबसे खतरनाक ट्रैप पर। एक ऐसी सिचुएशन जहां हमारा L1 प्लस L2 का रूल अचानक टूट जाता है। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ओह वेट, L1 प्लस L2 टूट जाता है। चलिए सर स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक नॉर्मल ट्रेन क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ एक ट्रेन मूव कर रही है, पर फोकस दूसरी ट्रेन पर नहीं, बल्कि उस दूसरी ट्रेन की खिड़की पर बैठे एक आदमी पर है। हाँ सर, और यहाँ तो स्क्रीन पर एकदम डेंजर साइन वाला रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें वार्निंग है कि जब टारगेट दूसरी ट्रेन का आदमी हो तो दूसरी ट्रेन की लेंथ यानी L2 को पूरी तरह इग्नोर करना है। टोटल डिस्टेंस सिर्फ L1 होगी। यही वो ट्विस्ट है। जब टारगेट पूरी ट्रेन हो तो इंजन और डब्बों का L1 प्लस L2 वाला रूल लगता है, पर यहाँ टारगेट वो आदमी है। और याद है ना हमने पोल वाले रूल में क्या डिस्कस किया था? कि आदमी की लेंथ वर्चुअली 0 होती है। तो यहाँ ट्रेन भले ही 200 मीटर लंबी हो, हमें सिर्फ आदमी को क्रॉस करने से मतलब है। एग्जैक्टली। आदमी क्रेन में बैठा है तो वो उसी ट्रेन की रफ्तार से मूव कर रहा है। इसलिए स्पीड के केस में रिलेटिव स्पीड का रूल लगेगा, बट डिस्टेंस में L2 गायब हो जाएगा। तो सर, क्या एग्जामिनर्स जानबूझकर उस दूसरी ट्रेन की लेंथ क्वेश्चन में डालते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए? 100% अदिति, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। बच्चों को आदत होती है लेंथ ऐड करने की और वो फंस जाते हैं। चलो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में एक इंसान बैठा है। ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी 280 मीटर लंबी ट्रेन आती है और उस बैठे हुए इंसान को 9 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती है। तो उस क्रॉस करने वाली ट्रेन की स्पीड क्या थी? ओके सर, मैं इस ट्रैप को बाईपास करूंगी। सबसे पहला रूल, यहाँ टारगेट वो इंसान है, तो पहली ट्रेन जिसमें वो बैठा है उसकी लेंथ का हमारे लिए कोई काम नहीं है, उसे इग्नोर करेंगे। सही बात है। तो डिस्टेंस क्या बची? डिस्टेंस सिर्फ उस दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी, यानी 280 मीटर्स, और टाइम दिया है 9 सेकंड्स। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 280 को 9 से डिवाइड करेंगे, 280 बाय 9 मीटर्स पर सेकंड। पर देखो, पहली ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इस रिलेटिव स्पीड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, उल्टा फ्रैक्शन यूज करेंगे, 18/5। तो 280 बाय 9 को 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 18 कटा तो 2 बचा। 5 से 280 को डिवाइड किया तो 56 आया। 56 इंटू 2 हो गया 112 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई टोटल रिलेटिव स्पीड। ब्रिलियंट। अब डायरेक्शन थी ऑपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? S1 प्लस S2। दोनों की स्पीड्स मिलाकर 112 आई। एक की स्पीड 50 दे रखी है, तो दूसरी की कितनी होगी? सिंपल सा, 112 में से 50 माइनस कर दो, 62 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी ट्रेन 62 की स्पीड से आ रही थी। सही आंसर बिना किसी पैनिक के आ गया, क्योंकि हमने L2 को ऐड नहीं किया। अगर ऐड कर देते तो सब गलत हो जाता। यही एब्सोल्यूट क्लैरिटी एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलवाती है दीदी। इन सारे एक्सप्लेनेशंस को देखने के बाद ये साफ है कि ट्रेन प्रॉब्लम्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस फिजिक्स, स्पीड और ज्योमेट्री का लॉजिक ठीक से समझना जरूरी है। बिल्कुल सर। जब नंबर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि इंजन, प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट्स की तरह विजुअलाइज किया जाता है, तब ज्योमेट्री और मैथ्स आसान लगने लगती है। आई कुडंट एग्री मोर। इस सेशन को रैप अप करने से पहले मैं सभी को नोट्स के एंड में दी गई मास्टर चीट शीट के बारे में याद दिला दूं। ये एक टेबल है जो इन सारी कंडीशंस और रूल्स को समराइज करती है। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। हाँ, वो चीट शीट एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है सर। आज हमने जमीन पर दौड़ती इन हैवी मशीन्स की रिलेटिव स्पीड को डिकोड किया, पर अदिति जरा अंतरिक्ष के बारे में सोचो। अंतरिक्ष में वहाँ ट्रेन प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गए सर? देखो, वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जीरो ग्रेविटी में हजारों किलोमीटर प्रैक्टिकली अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। अब सोचो, जब कोई सप्लाई रॉकेट उससे डॉक करने यानी जोड़ने जाता है तो क्या होता होगा? ओह माय गॉड सर, वहाँ तो ट्रैक्स भी नहीं होते, सिर्फ 3D स्पेस होती है। एग्जैक्टली। वहां रिलेटिव स्पीड का मैथ और 3D फिजिक्स कितनी डेंजरस और प्रिसिजन ड्रिवन होती होगी। एक छोटी सी यूनिट कन्वर्जन की एरर और पूरा मिशन तबाह हो सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा कि इन बेसिक्स